Alright, let's formally begin with the class today. आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव इंशाल्लाह वही है कि मेंसुरेशन को कंटिन्यू करेंगे। 2 डायमेंशनल की एक्सप्लेनेशन चल रही थी और मैंने आपसे कहा था कि 2 डायमेंशनल की एक्सप्लेनेशन मजीद चलेगी इंशाल्लाह आज भी। तो 2 डायमेंशनल में मजीद जो एरिया रह गया है जो अब तक हमने देख लिया उसकी विजिट कर लेते हैं। हमने 2 डायमेंशनल में सारे शेप्स देखे थे, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैराग्राम, ट्राइंगल, ट्रेपीजियम। फिर सर्कल की बात की थी, सेमी सर्कल, क्वाड्रेंट की बात की थी, सेक्टर का एरिया और पेरीमीटर निकालना सीखा था, आर्क लेंथ के बारे में समझा था और सारे फॉर्मूलाज डिराइव किए थे और फिर कॉन्सेप्चुअली जहन में बिठाए थे। अच्छा, अब सबसे पहले उस एरिया पे बात करेंगे जो सबसे बड़ा मसला बनता है स्टूडेंट्स के लिए। मसला होता नहीं है, मसला बन जाता है। इसकी वजह ये होती है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। अब सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि बच्चा सेक्टर और सेगमेंट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ सेक्टर एंड व्हाट इज अ सेगमेंट। अब बच्चे इस स्टेज पे आके कहते हैं कि यार सेगमेंट को सुना सुना सा है। सेगमेंट हमने कहाँ देखा है? तो मैं रिकॉल करवाता हूं। जब हम एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल कर रहे थे तो मैंने एक बात बताई थी, a line joining any 2 points on the circumference of a circle is known as a chord। ऐसी लाइन जो सर्कमफ्रेंस पे 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे उसको क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। a line, a chord divides a circle into 2 unequal parts, one of which is a minor segment and the other one is major segment। अच्छा, और एक कॉर्ड ऐसा है, इसकी एक्सेप्शन ये है कि एक कॉर्ड ऐसा है जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है जिसे हम डायमीटर के नाम से जानते हैं, वो इक्वल पार्ट्स में सर्कल को डिवाइड करता है। बोथ ऑफ द पार्ट्स आर नोन एज सेमी सर्कल्स। और डायमीटर की मशहूर प्रॉपर्टी कि जब डायमीटर सबटेंड करता है एंगल सर्कमफ्रेंस पे तो वो 90 डिग्री बनता है। तक सारे कॉर्ड्स अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सिवाय एक कॉर्ड के जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है और वो है डायमीटर। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ डिफरेंशिएट करना जरूरी है क्योंकि जब एग्जामिनर एरिया ऑफ सेक्टर मांगता है तो बच्चा सेगमेंट का दे देता है, सेगमेंट का मांगता है तो बच्चा सेक्टर का दे देता है। अब लेट सपोज एग्जामिनर ने एक शेप दिया और वो सेक्टर है और उसके अंदर सेक्टर नहीं मांगा, सेगमेंट मांगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं थोड़ी देर बाद उसका एग्जांपल आपके सामने रखूंगा। तो पहले डिफरेंशिएट करना जरूरी है कि सेगमेंट क्या है और सेक्टर क्या है। तो सेक्टर की डेफिनेशन लास्ट टाइम देखी थी कि अगर सेंटर पॉइंट से 2 रेडियसेस सर्कमफ्रेंस तक आए, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक 2 लाइनें आए, तो सर्कमफ्रेंस का जो एक हिस्सा है जिसे आर्क लेंथ कहते हैं, तो आर्क लेंथ और 2 रेडियसेस के दरमियान, आर्क लेंथ को मैंने एस से डिनोट किया था, आर्क लेंथ और 2 रेडियसेस के दरमियान जो हिस्सा आता है उसको कहते हैं सेक्टर। तो फिर सेगमेंट क्या है? व्हाट इज सेगमेंट? सेगमेंट क्या चीज है? अभी लिखना नहीं है, अभी पहले सुनना है। सेगमेंट क्या चीज है? तो सेगमेंट है बिटवीन अ कॉर्ड एंड द आर्क। मतलब आर्क ए बी, लेट सपोज अगर सेंटर भी है, अब मुझे कहा जा रहा है कि आप सेगमेंट का एरिया निकालें, तो बच्चा यही समझता है कि उसको सेक्टर ओ ए एक्स बी, सेक्टर ओ ए बी का एरिया निकालना है और वो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर से एरिया निकालने की कोशिश करता है। तो यहां आप समझ लें कि जब आपसे सेगमेंट का एरिया मांगा जा रहा है तो आपने सेक्टर का नहीं निकालना बल्कि सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो मैंने इसीलिए यहां कहा कि सेक्टर क्या है? ओ ए एक्स बी। अगर आप देखें ना, ओ ए एक्स बी ये पूरा सेक्टर है। ओ ए एक्स बी ये पूरा सेक्टर है। तो रेडियसेस के दरमियान और आर्क लेंथ के दरमियान सेंटर से जो चीज निकलती है, जो पिज्जा के स्लाइस से लिंक की गई थी, उसको कहते हैं सेक्टर। और कॉर्ड और सर्कमफ्रेंस के दरमियान जो ये रीजन होता है उसको कहते हैं सेगमेंट। तो अगर एग्जामिनर ने मुझे कहा कि फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो कौन सा एरिया चाहिए? मैं शेड कर रहा हूं, तो मुझे ये वाला रीजन चाहिए क्योंकि इस सवाल में सिर्फ एक ही कॉर्ड नजर आ रहा है, वो है कॉर्ड ए बी। और जब माइनर सेगमेंट की बात हो रही है तो ए बी के नीचे वाला हिस्सा, कॉर्ड ए बी के नीचे वाला हिस्सा माइनर सेगमेंट है और कॉर्ड ए बी के पूरे ऊपर वाला हिस्सा मेजर सेगमेंट है।
तो माइनर सेगमेंट का एरिया अगर मांगा जाएगा तो जो शेड मैंने रीजन किया है वो आप समझ जाएंगे कि आपको ये निकालना है। जब सेगमेंट का मांगा जाता है तो भी बच्चा सेक्टर का निकाल के बस छोड़ देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये डिफरेंशिएट करना जरूरी है कि सेगमेंट क्या होता है और सेक्टर क्या होता है। सेगमेंट पहले पढ़ा था और सेक्टर अभी रिसेंटली पढ़ा था, मेंसुरेशन की जब स्टार्टिंग ली थी लास्ट क्लास में तो उसमें डिस्कस किया था। तो सेगमेंट और सेक्टर का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। आई रिपीट, दो रेडियसेस और आर्क लेंथ के दरमियान सेंटर से जो चीज निकाली जाती है वो सेक्टर, और कॉर्ड के नीचे माइनर सेगमेंट, कॉर्ड के ऊपर मेजर सेगमेंट। कॉर्ड और सर्कमफ्रेंस के दरमियान सेगमेंट होता है, दो रेडियसेस जो सेंटर से आ रहे होते हैं, दो रेडियसेस और आर्क लेंथ के दरमियान सेक्टर होता है। तो जब माइनर सेगमेंट का मांगा गया, इसका मतलब ये जो रीजन मैंने मार्क किया है, शेड किया है, वो निकालना है। तो सर क्या अप्रोच फॉलो होगी, हाउ विल वी बी एबल टू फाइंड दिस एरिया? तो अप्रोच बनानी है। अब आपको मैं अप्रोच बताता हूँ कि अगर मुझे इस एरिया निकालना है, अगर मुझे इस एरिया को फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, बताऊंगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए एक्स बी। अगर मैं चाहता हूं एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना, और ये कौन सा सेगमेंट है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो अगर मैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालूंगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए एक्स बी, और उसमें से माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। अब देखें, आप अप्रोच देखें, अगर मैं कहूं कि ओ ए एक्स बी पूरा सेक्टर का एरिया में निकाल लूं, तो सेक्टर के एरिया में से अगर ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया जाए, सेक्टर के एरिया में से अगर ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली ये मेरे पास शेडेड एरिया आ जाएगा जो कि सेगमेंट है बेसिकली। सही है। अभी मैं एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन में डिस्कस करने वाला हूं थोड़ी देर में, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि जब शेडेड एरिया निकालना हो तो सबसे पहले टोटल एरिया निकाला जाता है, फिर अनशेडेड एरिया निकाला जाता है, फिर माइनस करके शेडेड एरिया आता है। तो यहाँ भी देखिए वही अप्रोच है, पहले मैंने ओ ए एक्स बी पूरा सेक्टर निकाला, टोटल एरिया आ गया, फिर अनशेडेड ट्राइंगल उसका एरिया निकाला, दोनों को माइनस कर दिया, तो मेरे पास शेडेड एरिया यानी कि एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो अब मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा, तो सेक्टर का फॉर्मूला हमें पता है, माइनर सेक्टर में से, अच्छा ये सेक्टर ओ ए एक्स बी जो है ये माइनर सेक्टर है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में कि ये माइनर सेक्टर की बात हो रही है। तो माइनर सेक्टर में से अगर ट्राइंगल माइनस कर दूंगा तो मेरे पास माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो कैसे निकलता है सेक्टर का एरिया, थीटा अपॉन 360, इस केस में 60, मैं ब्लू से करता हूँ, 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और रेडियस है 10। सेक्टर का एरिया निकाला, माइनस उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया। सर ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, बेस तो है नहीं, हाइट तो है नहीं, तो बेटा नॉन राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है अगर बेस और हाइट ना हो, तो हाफ ए बी साइन सी। तो हाफ, दो साइड्स जो हैं दोनों रेडियसेस हैं, दोनों बराबर ही हैं, तो हाफ इंटू 10 इंटू साइन ऑफ 60। तो एरिया ऑफ सेक्टर में से, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दूंगा तो मेरे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। जरा निकालें, कैलकुलेट करें। पहले पाई की टर्म्स में कह देते हैं, पाई की टर्म्स में निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 50 अपॉन 3 पाई, इसमें माइनस कर देते हैं 0.5 इंटू 10 इंटू साइन 60। इसका आंसर आ रहा है 25√3। बाकी काम तो कैलकुलेटर करेगा, पहले 5 SF में लिख देते हैं, फिर 3 SF में लिख देते हैं, एज पर द प्रैक्टिस। नो वन नोज के आगे कहीं इसका इस्तेमाल आ जाए। तो माइनस किया तो मेरा आंसर आया 9.0586। जैसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करूंगा तो इट वुड बिकम 9.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये मेरा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का आंसर आ गया। तो पहला जो एग्जांपल मैंने बनाया था वो था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जो कि थोड़ी देर में आप कॉपी कर सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन पहले मैं दूसरा चीज समझाऊंगा उसके बाद।
अच्छा, अब आते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पे। अब आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि आपसे मेजर सेगमेंट का एरिया मांगा जा रहा है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए माइनर सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस किया था। ये माइनर मैंने पूरा लिखा नहीं है, हाँ, माइनर सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस किया था। तो मेजर सेगमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पहले तो डायग्राम में आइडेंटिफाई करें मेजर सेगमेंट है कौन सा। ये माइनर सेगमेंट को छोड़ के सब कुछ, तो मैं पूरा शेड कर देता हूँ। ये ट्राइंगल भी शेड हो जाएगा, ये जो ये बाहर वाला रीजन है ये भी शेड हो जाएगा, तो ये सब का सब शेड हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है अप्रोच क्या होगी, तो मैं लिख रहा हूं अप्रोच। अगर मुझे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए मैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालूंगा और उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस करूंगा। आप देख सकते हैं कि जो चीज शेड हुई है उसमें ट्राइंगल भी शेडेड है और जो सेक्टर है वो भी शेडेड है। माइनर सेगमेंट के लिए मैं सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस कर रहा था, माइनर सेक्टर में से ट्राइंगल का माइनस कर रहा था एरिया, यहां पर मैं ट्राइंगल के अंदर मेजर सेक्टर का एरिया प्लस करूंगा। इसकी वजह आपके सामने होगी कि मैं यहां क्या करूंगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। OAB के एरिया में सेक्टर का एरिया ऐड करूंगा। अच्छा, अब यहां पर एक और अप्रोच बच्चे कहते हैं बाज औकात के सर, अगर पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दूं तो भी तो ये आएगा। अगर मैं मेथड 2 जो हो सकता था कि एरिया ऑफ सर्कल में से पाई आर स्क्वायर में से मैं माइनस कर देता एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो यही आ जाता। तो भाई बच्चों, इस सवाल में तो माइनर सेगमेंट का एरिया मैंने निकाला है ना, तो आप ये फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मेजर सेगमेंट का एरिया मांगा जाएगा तो क्या आप पहले माइनर का निकालोगे? तो डायरेक्ट मेजर का ही निकालोगे ना। तो अगर मेजर का डायरेक्ट निकालना हो, देखिए चैट बॉक्स पे भी यही आ रहा है, मैं खुद ही जो बात बता रहा था वो चैट पे भी आ गई कि सर के एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस हो सकता है। बेटा बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। और ये बात मैं खुद ही बता रहा था कि एरिया ऑफ सर्कल में से अगर आप माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो मेजर सेगमेंट का आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में अगर मेजर सेगमेंट का पूछा जाएगा तो कौन निकालता है माइनर सेगमेंट का, डायरेक्ट मेजर का ही निकालेंगे ना। हाँ, अगर माइनर सेगमेंट का निकलवाने के बाद मेजर का निकलवाए तो फिर पाई आर स्क्वायर में से माइनर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर सकते हैं, सही है, इट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन अगर डायरेक्ट मेजर सेगमेंट का निकालना है तो मेजर सेगमेंट में एरिया ऑफ ट्राइंगल को ऐड किया जाएगा। तो अब अगर मैं यहां पर करूं तो मैं क्या करूंगा, अच्छा मेजर सेगमेंट सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा, तो भाई अगर माइनर सेक्टर का एंगल 60 था तो मेजर का एंगल कितना होगा, 360 माइनस 60, 300 डिग्री। तो दिस वुड बिकम 300 अपॉन 360 into pi r square, radius is 10, plus area of triangle OAB, which is half into 10 into 10 into sine of 60 degree। अच्छा, अब अगर मैं निकाल लूं 300 अपॉन 360 वाली चीज, तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, 250 पाई अपॉन 3 आ रहा है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल तो पहले निकाल चुका था, 25 अंडर रूट 3 ही आएगा। इसमें अगर मैं प्लस कर दूं 25 अंडर रूट 3, तो मेरा एरिया आ जाएगा 305.10, जिसको मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करके कह सकता हूं 305 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ब्रैकेट में लिख दें करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। लिखना जरूरी नहीं है, बहरहाल मैं लिखता हूं हमेशा। तो करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर आप एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर में से, ये भी माइनस करके देख लेते हैं, अगर मैं पाई इंटू 10 स्क्वायर में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो कि 9.0586 आया था माइनस कर देता, तो 100 पाई माइनस 9.0586,
तो आप कैलकुलेट कर लें, आपका यहाँ भी जो एरिया आएगा 3SF में वो 305 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। लेकिन बहरहाल अगर डायरेक्ट मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना हो तो मैंने आपको तरीका बता दिया। तो भाई इस चीज का आप ख्याल रखें कि सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है, सेगमेंट का पूछा जाएगा तो क्या निकालना है, सेक्टर का एरिया पूछा जाएगा तो क्या निकालना है। डिफरेंस मस्ट बी केप्ट बिटवीन अ सेक्टर एंड अ सेगमेंट। तो ये जो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग दी है ये इसीलिए दी है कि ये चीज बहुत कॉमन एरर्स में आ जाती है, इसीलिए मैंने इसको कैटर कर दिया। अब इत्मीनान से कॉपी कर लें जो मैंने समझाया है, डिफरेंस बिटवीन अ सेक्टर एंड अ सेगमेंट, उसके बाद इंशाल्लाह फिर आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर दें तो बता दीजिएगा, क्लियर एंड डन लिख दीजिएगा ताकि हम आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है।
चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। किसी ने नहीं नोट किया तो स्क्रीनशॉट ले ले, काफ़ी टाइम दे दिया हमने। कुछ बच्चे लिखते भी नहीं है, शायद डन लिख दिया करें भाई सब, ताकि मुझे कंफर्मेशन हो जाए, मैं इंतज़ार ही करता रहता हूँ। 4-5 बच्चों ने लिखा, सब ने नहीं लिखा था, तो बता दिया करें, सब लिख दिया करें ताकि मेरे लिए आसानी होगा। सही है भाई, यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। 2 डायमेंशनल में अच्छी खासी हमने बातें की हैं, बस छोटा सा एक एरिया रह गया है कि फाइंडिंग द एरिया ऑफ शेडेड रीजन एंड स्टेप्स फॉर फाइंडिंग द पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। तो पहले हम समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इंशाल्लाह चीज़ों को डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से। सब देखना है, बहुत गौर से समझना है। अगर मुझे शेडेड एरिया निकालना है, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो नॉर्मली 99% केसेस में या 95% केसेस में ये स्टेप्स फॉलो होते हैं जो मैंने लिखे। लेकिन ये फर्ज नहीं है, बाज़ औक़ात डायरेक्ट भी शेडेड रीजन निकल जाता है किसी अप्रोच से। तो तकरीबन सवालात में बहरहाल ये अप्रोच फॉलो होती है कि सबसे पहला स्टेप होता है, पहले मैं इस शेडेड रीजन के एरिया की बात कर रहा हूँ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन की बात कर रहा हूँ। टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, फर्स्ट फाइंड द टोटल एरिया, नंबर 1, फाइंड द टोटल एरिया, नंबर 2, फाइंड द अनशेडेड एरिया। टोटल एरिया पूरे डायग्राम का जो है वो निकाल लिया, फिर जो अनशेडेड का एरिया है वो निकाल लिया। क्यों क्यों करते हैं ऐसा, डायरेक्ट शेडेड का क्यों नहीं निकालते? क्योंकि भाई शेडेड का जो एरिया है वो कोई शेप नहीं बना रहा होता। अब डायरेक्ट अगर एक सेमी सर्कल है, पूरा का पूरा शेड हुआ हुआ है, तो सेमी सर्कल का एरिया निकालना आसान है मेरे लिए। लेकिन जो डायरेक्ट शेडेड रीजन का एरिया है वो नहीं आता, इसलिए वो शेप नहीं बन रहा होता कोई। तो फिर हम क्या करते हैं, टोटल एरिया जो प्रॉपर एक शेप होता है, अनशेडेड एरिया जो कि शेप होता है, उनके एरियाज निकाल लेते हैं और टोटल एरिया में से अनशेडेड एरिया को माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, शेडेड एरिया। तो एरिया वाली जो बात है उसको हम अप्लाई करते हैं एग्जाम्पल में। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो फॉलोइंग डायग्राम में हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, ये स्टेप्स आपने लिखने की जरूरत नहीं होती 1 2 3 करके, तो बस टोटल एरिया लिख देते हैं। सबसे पहले निकाल रहा हूं टोटल एरिया। अब सबसे पहले जज करें व्हाट इज द टोटल एरिया इन दिस डायग्राम। इस डायग्राम में टोटल एरिया क्या है? तो आप कहेंगे पूरा जो बड़ा सेमी सर्कल हमें नजर आ रहा है, ये जो पूरा बड़ा सेमी सर्कल नजर आ रहा है, ये हमारा टोटल एरिया है। सर सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो मैंने आपको कहा था बेटा सर्कल का याद रखा करें। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है और सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। क्योंकि सेमी सर्कल उसका हाफ होता है, तो हम कहेंगे हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस कितना होगा आप जरा देखें, ये जो पूरी लाइन दी हुई है 20 सेंटीमीटर, ये पूरा 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि ये तो डायमीटर है, तो मैं जब इसको हाफ करूंगा तो मेरे पास 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब मेरा जो बड़ा सर्कल, बड़ा सेमी सर्कल है, उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो हाफ पाई आर स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 100/2 इज 50, आंसर आ गया 50 पाई। तो मेरा टोटल एरिया आ गया 50 पाई। अच्छा, फिर मैं निकालता हूं अनशेडेड एरिया। अनशेडेड एरिया निकाल रहा हूं, यूएसए लिख दिया शॉर्ट में, अनशेडेड एरिया। अच्छा, अनशेडेड एरिया कैसे निकलेगा? तो अब देखें, अनशेडेड एरिया है 2 छोटे सेमी सर्कल। अच्छा, अब बच्चे क्या करते हैं, एक सेमी सर्कल का निकाल के मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। सही है, ये भी अप्रोच, जाहिर सी बात है, बात तो वही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं इसी तरह समझाऊंगा कि जब 2 सेमी सर्कल मिल जाते हैं तो क्या बनता है, एक सर्कल बनता है। वो पहले सेमी सर्कल का अलग निकालते हैं, दूसरे का अलग निकालते हैं। इससे बेहतर क्या होगा कि एक सेमी सर्कल का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या डायरेक्ट ये कह लो कि 2 सेमी सर्कल जब मिलेंगे तो बनेगा एक छोटा सर्कल। जब जब 2 छोटे सेमी सर्कल मिलेंगे तो एक छोटा सर्कल मिलेगा, एक छोटा सर्कल बन जाएगा। और छोटे सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब सवाल ये पैदा होता है
कि चले दो सेमी सर्कल्स मिलके एक सर्कल बन गए तो एरिया फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर फॉलो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर रेडियस क्या लिया जाएगा? तो बेटा जब मैंने 20 का हाफ किया था तो जो 10 सेंटीमीटर आया था वो बड़े सेमी सर्कल का रेडियस था। जो बड़े सेमी सर्कल का रेडियस है वो छोटे सेमी सर्कल का डायमीटर है। अगर आप नोटिस करें, जो बड़े सेमी सर्कल का रेडियस है वो छोटे सेमी सर्कल का डायमीटर है, लिहाजा छोटे सेमी सर्कल का रेडियस क्या होगा? छोटे सेमी सर्कल का रेडियस होगा 5 पाई इंटू 5 स्क्वायर, और यहां से हमारा आंसर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसलिए फॉलो किया कि दो सेमी सर्कल मिलके एक सर्कल बन गए, रेडियस 10 का हाफ 5 हो गया, पाई इंटू 5 स्क्वायर, आंसर आ गया 25 पाई। और थर्ड स्टेप है कि फाइंड द शेडेड एरिया। तो शेडेड एरिया इज इक्वल टू टोटल एरिया माइनस अनशेडेड एरिया, और हमने 50 पाई में से 25 पाई माइनस कर दिया, तो आपका आंसर आ जाएगा 25 पाई। अब जब मैंने यही आपको सिखाया है कि भाई पाई को शुरू में सब्स्टिट्यूट करके वक्त ज़ाया मत किया करें, यहाँ भी सब्स्टिट्यूट करते आंसर लाते, यहाँ भी सब्स्टिट्यूट करते आंसर लाते, अलग अलग होता, दोनों जगह सब्स्टिट्यूट करते अलग अलग मेहनत होती, एक साथ पाई की टर्म्स में आंसर आ गया। अब कैलकुलेटर का मैंने कहा था SD डेसिमल वाला ऑप्शन है, उसको दबाएंगे 25 पाई लिखकर, तो आपको ऑटो कन्वर्ट कर देगा कैलकुलेटर, और शेडेड एरिया आ जाएगा 78.5398 आ रहा है। 6 SF ही लिख दिया मैंने, तो फिर अगर मैं इसका राउंड ऑफ करूं 3 SF में तो इट वुड बिकम 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब चैट में एक सवाल आया है, सर क्या ऐसी शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये USA ऐसे? बेटा एग्जामिनेशन में आप ये काम बिल्कुल कर सकते हैं। एग्जामिनर को तो वर्किंग देखनी है प्रॉपर तरीके से कि आपने हर चीज़ निकाली है, तो आप अगर कोई टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप करें बेशक, लेकिन रिकमेंडेड होता है, मैं रिकमेंड करता हूँ यही कि आप साइड पे लिख दिया करें कि ऐसे मीन्स शेडेड एरिया और USA मीन्स अनशेडेड एरिया। तो सर अगर यही करना था तो नीचे लिखने में क्या मसला था? बात वक्त ऐसा होता है ना कि ऐसे को बार बार लिखना पड़ता है, तो फिर आप बार बार शेड एरिया लिखेंगे, इससे बेहतर आप ऐसे लिख दें। तो भाई आप पूरे नाम लिख दें अगर आपको कंफ्यूजन है, डर है किसी चीज़ का, लेकिन वैसे इतना मसला होता नहीं है, नाम से कोई मसला नहीं होता, काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या काम कर रहे हैं। जब आपने दोनों चीज़ें निकाली, दोनों को माइनस किया, एग्जामिनर को अप्रोच समझ आ जाएगी देखकर। तो बहरहाल शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है, डायरेक्टली अगर आप ये चीज़ नहीं भी लिखते तो भी कोई मसला नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अच्छा, अभी हमारा हो गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जिसके लिए मैंने कहा ज्यादातर जो अप्रोच लगती है वो क्या लगती है? टोटल एरिया में से अनशेडेड एरिया माइनस करते हैं तो शेडेड एरिया आ जाता है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। पेरीमीटर निकालने का कॉन्सेप्ट हमने सीखा है कि पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल बाउंड्रीज। जब पेरीमीटर निकालना हो तो तमाम एक्सटर्नल बाउंड्रीज का सम, लेकिन वो कौन सा पेरीमीटर? किसी पर्टिकुलर शेप का जब पेरीमीटर निकालना हो तो तमाम एक्सटर्नल बाउंड्रीज का सम। जब शेडेड एरिया का पेरीमीटर निकालना हो तो सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज सराउंडिंग द शेडेड रीजन, वो तमाम बाउंड्रीज जिसके दरमियान शेडेड एरिया है, या आसान भाषा में दोज बाउंड्रीज विच आर इन कांटेक्ट विद द शेडेड एरिया। हर वो बाउंड्री जो शेडेड एरिया से कांटेक्ट में है, या यूं सोच लें कि जिन बाउंड्रीज के दरमियान वो रीजन बंद हुआ हुआ है, वो शेडेड एरिया जो है वो कुछ बाउंड्रीज के दरमियान बंद हुआ हुआ है, तो वो तमाम बाउंड्रीज जो उसके सराउंडिंग में है उनको ऐड करना है। या यूं सोच लें कि वो तमाम बाउंड्रीज जो शेडेड रीजन से, शेडेड एरिया से कांटेक्ट में है, उन तमाम बाउंड्रीज को ऐड करना है। अच्छा, यहाँ एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन कि मिसकॉन्सेप्शन ये है कि बच्चे बिल्कुल वही काम करने की कोशिश करते हैं पेरीमीटर के लिए जो वो एरिया के लिए करते हैं। मिसकॉन्सेप्शन क्या है कि दे फॉलो 3 स्टेप अप्रोच ऑफ एरिया। मिसकॉन्सेप्शन ये है कि स्टूडेंट्स try to follow the 3 step approach
of finding area। वो कहते हैं, पता क्या कहते हैं, मैं आपको बताता हूं। फाइंड टोटल पेरीमीटर, फिर कहते हैं फाइंड अनशेडेड पेरीमीटर या पेरीमीटर ऑफ अनशेडेड रीजन, और थर्ड में कहते हैं कि शेडेड पेरीमीटर निकालने के लिए, शेडेड रीजन का पेरीमीटर निकालने के लिए टोटल पेरीमीटर में से अनशेडेड पेरीमीटर माइनस कर दें। याद रहे ये वाली अप्रोच बिल्कुल गलत है। मैं लिख कर काट रहा हूं, लिख कर काटने की वजह यह है कि ये बहुत ही क्रिटिकल मसला है और बच्चे ये काम एग्जाम में करते हैं। इतने सालों का अल्लाह के फजल से तजुर्बा है, 11 साल हो गए अल्लाह के फजल से इस फील्ड में। जब भी पेपर चेक करते हैं तो कुछ तबका ऐसा जरूर होता है, अच्छी खासी क्वांटिटी ऐसे पेपर्स की आती है जो पेरीमीटर के लिए भी यही काम करते हैं। टोटल पेरीमीटर निकालते हैं, अनशेडेड रीजन का पेरीमीटर निकालते हैं और शेडेड के लिए माइनस कर देते हैं। याद रहे ये काम सिर्फ 3 स्टेप अप्रोच वाली चीज सिर्फ एरिया के लिए। पेरीमीटर के लिए कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और वो कॉन्सेप्ट कहता है कि सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज। पेरीमीटर में सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है। नोट करने वाली बात क्या है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन व्हेन फाइंडिंग पेरीमीटर। जब पेरीमीटर निकालना है तो सम वाला कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। सब्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट के भाई इसका पेरीमीटर निकाल के इसका निकाल के माइनस, बिल्कुल गधों वाली हरकत है। ऐसा काम आपने कभी भी नहीं करना। अगर आपने पेरीमीटर निकालना है तो आप इस मिसकॉन्सेप्शन का शिकार कभी मत होइएगा। इसलिए केटर कर रहा हूं इस बात को, जो आपका कॉमन एरर बनता है एग्जामिनेशन में। इस बात को सीरियसली लें और लिखकर नोट्स में काटें ताकि आप कभी इसका शिकार ना बने, ऐसी अहमकाना हरकत आप ना करें। तो जब पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन निकालना होता है तो टोटल एरिया, सॉरी, तमाम बाउंड्रीज जो शेडेड रीजन के इर्द गिर्द हैं या वो तमाम बाउंड्रीज जिनको शेडेड एरिया टच कर रहा है, उन तमाम बाउंड्रीज का सम। पेरीमीटर में कॉन्सेप्ट फॉलो होता है सम वाला। तो आइए ये फॉलो करते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बच्चों, इस सवाल में जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, आप पेरीमीटर बताएं कैसे निकलेगा, कितनी बाउंड्रीज हैं। पहले तो मैं ये पूछता हूँ, सवाल चैट बॉक्स में सबने देना है, कितनी बाउंड्रीज हैं जो यहाँ शेडेड एरिया से कांटेक्ट में है। हाउ मेनी बाउंड्रीज आर देयर ऑल टुगेदर व्हिच आर इन कांटेक्ट विद द शेडेड एरिया। जबरदस्त, काफी सारे बच्चों का रिस्पॉन्स है। सबका कॉन्सेप्ट यहाँ पर बहुत क्लियर है कि हमें 3 बाउंड्रीज हैं जिनको ऐड करना होगा तो जाके मुझे शेडेड रीजन का पेरीमीटर पता चलेगा। जबरदस्त। तो देयर आर 3 बाउंड्रीज ऑल टुगेदर। सबसे पहले आपने नंबर ऑफ बाउंड्रीज आइडेंटिफाई कर ली, वेरी गुड। ये तीनों बाउंड्रीज सेमी सर्कुलर आर्क्स हैं। ये 3 आर्क लेंथ्स हैं और तीनों सेमी सर्कुलर आर्क्स हैं। तो इसका मतलब तो बिग सेमी सर्कल है, बिग सेमी सर्कल, उसकी एक बाउंड्री है और जो स्मॉल सेमी सर्कल्स हैं उनकी 2 बाउंड्रीज हैं। तब मैं क्या करूंगा, आप सुने। सर्कल की, पूरे सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है, अब बच्चे पता है क्या करते हैं, ये जो 20 ये बोलते हैं ये तो एक्सटर्नल है, तो 20 को भी पेरीमीटर में ऐड करते हैं। बेटा ये जो 20 डायमीटर है बड़े वाले सेमी सर्कल का, इसका शेडेड रीजन के पेरीमीटर से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें तो ये दिस बाउंड्री, दिस 20 सेंटीमीटर इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द शेडेड रीजन। कौन कौन सी बाउंड्रीज कॉन्टैक्ट में है, तो आप देख सकते हैं ये वाली, ये पूरी, फिर ये वाली और ये वाली। 3 बाउंड्रीज हैं जो कॉन्टैक्ट में है। एक ये वाली है पूरी यहां तक, फिर ये वाली है और ये वाली, 3 बाउंड्रीज हैं। तो एक बड़े सेमी सर्कल की बाउंड्री है, सर्कल की बाउंड्री होती है 2 पाई आर, तो बिग सेमी सर्कल की हो जाएगी 2 पाई आर अपॉन 2।
लेकिन यहाँ जो मैं रेडियस लूंगा क्योंकि वो डिफरेंट होगा तो मैं कैपिटल आर लिख देता हूँ। बड़े सेमी सर्कल का रेडियस कैपिटल आर एंड द रेडियस कैपिटल आर इज 10 सेंटीमीटर। बड़े सेमी सर्कल का रेडियस है 10 सेंटीमीटर और जो स्मॉल सेमी सर्कल्स हैं उनका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो जब टू स्मॉल सेमी सर्कल्स मिलेंगे तो एक सर्कल बन जाएगा। तो 2 पाई आर अपॉन 2 अगर आप करते भी हैं, 2 पाई आर अपॉन 2 करते हैं और फिर दोबारा उसमें ऐड करते हैं 2 पाई आर अपॉन 2, तो ये बड़ी बिला वजह की बात है कि आप पाई आर प्लस पाई आर करके फिर 2 पाई आर बना दें। तो डायरेक्टली सोच लेते हैं कि दो छोटे सेमी सर्कल की बाउंड्रीज हैं, जब मिलेगा तो एक सर्कल की बाउंड्री आ जाएगी विच इज 2 पाई आर। तो एक बड़े सेमी सर्कल की बाउंड्री पाई आर, दो छोटे सेमी सर्कल की बाउंड्रीज दोनों पाई आर हैं, तो कुल मिला के एक सर्कल की बाउंड्री 2 पाई आर। तो अगर मुझे पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर निकालने के लिए मैं पाई आर में 2 पाई आर को ऐड कर दूंगा। कैपिटल आर मेरे पास 10 है, स्मॉल आर मेरे पास जो है वो 5 है, लिहाजा यहाँ पर पेरीमीटर मेरा आ जाएगा 10 पाई प्लस 10 पाई 20 पाई। इसको अगर मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करूं तो मेरा आंसर डेसिमल में कन्वर्ट होने के बाद आएगा 62.832 करेक्ट टू 5 SF, जिसको अगर मैं 3 SF में कन्वर्ट करूं इट वुड बी 62.8 सेंटीमीटर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहां से हमें ये बात समझ आ रही है कि अगर हमें शेडेड रीजन दिया हुआ होगा तो एरिया के लिए 3 स्टेप अप्रोच फॉलो होगी और पेरीमीटर के लिए 3 स्टेप अप्रोच का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि पेरीमीटर के लिए वो तमाम बाउंड्रीज का सम लेते हैं जो बाउंड्रीज शेडेड रीजन को सराउंड कर रही हैं, या यूं सोच लें जो शेडेड रीजन से कांटेक्ट में है। क्या यहाँ तक सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉपी कर लें और क्लियर और डन लिख दें ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए कि हर बात हर बंदे को ये बात समझ आ गई।
अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं आगे। टू डायमेंशनल की यहाँ तक हमने एंड कर दिया। अच्छी खासी हमने डिस्कशन टू डायमेंशनल पे कर ली। अल्लाह के फजल से कोशिश करके हर बात हमने कवर की है। मेंसुरेशन थ्री डायमेंशनल की जाने पढ़ते हैं। अच्छा बेटा, लेट्स स्टार्ट। थ्री डायमेंशनल और टू डायमेंशनल में एक डिफरेंस हमने क्रिएट किया था। टू डायमेंशनल पेपर पे टू डायमेंशंस होती हैं, लेंथ ब्रेथ। थ्री डायमेंशंस में थ्री डायमेंशंस होती हैं, ये तो कॉमन सी बात है। लेकिन थ्री डायमेंशंस में वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट होता है, और टू डायमेंशन में एरिया और पेरीमीटर। ये बात हम डिस्कस कर चुके थे कि टू डायमेंशनल में वी टॉक अबाउट एरिया एंड पेरीमीटर, हमने तफसील से टू डायमेंशनल में डिस्कस किया। थ्री डायमेंशनल में वी टॉक अबाउट वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तब यहाँ मैं ऐसे इस्तेमाल करूंगा, दैट वुड मीन सरफेस एरिया, शेडेड एरिया मत समझ लेना। अभी मैं पीछे जो समझा के आया हूँ वो शेडेड एरिया था, लेकिन यहाँ पर ये ऐसे इज नॉट शेडेड एरिया, इट्स सरफेस एरिया। तो थ्री डायमेंशनल में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। अच्छा, अब थ्री डायमेंशनल के फॉर्मूलाज याद करने के हवाले से बड़ी मिसकॉन्सेप्शंस होती हैं। किसके फॉर्मूलाज याद करने हैं, किसके फॉर्मूलाज याद नहीं करने, क्योंकि सीआई के सिलेबस में लिखा हुआ है कि कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए होंगे। सर वो कौन से फॉर्मूलाज हैं जो दिए हुए होंगे और कौन से हैं जो याद करने होंगे? तो बेटा मैं रिकमेंडेशन तो ये करता हूँ कि याद आप सारे कर लें, सबसे बेस्ट है। और याद हो भी जाते हैं, जो अच्छी प्रैक्टिस करके जाता है, अच्छा बच्चा होता है, वो इस चीज़ को याद करके जाता है। तो कौन से फॉर्मूलाज हैं जो दिए होते हैं और कौन से फॉर्मूलाज हैं जो याद करने होते हैं? तो पहले मैंने यहाँ पर थ्री ब्रॉड कैटेगरीज बनाई हैं ट्रिग्नोमेट्री की, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री बोल रहा हूँ, 3D फिगर्स की थ्री ब्रॉड कैटेगरीज बनाई हैं। नंबर वन प्रिज्म, नंबर टू पिरामिड एंड नंबर थ्री स्फेयर। पूरा जो मेंसुरेशन 3D है उसके तमाम फॉर्मूलाज इन तीन कैटेगरीज के हिसाब से याद किए जा सकते हैं। पहली कैटेगरी है प्रिज्म, तो याद रहे प्रिज्म के तमाम फॉर्मूलाज टू बी लर्नड हैं, दिए हुए नहीं होंगे। और पिरामिड और स्फेयर के फॉर्मूलाज विल बी गिवन बाय द एग्जामिनर। गिवन इन CAIE एग्जाम्स, मतलब जो सवाल आएगा मेंसुरेशन का उसमें ये फॉर्मूलाज गिवन होंगे। अच्छा, प्रिज्म, पिरामिड, स्फेयर, बस ये तीन ही कैटेगरीज हैं। प्रिज्म में मजीद जो कैटेगरीज हैं, तो एक तो जनरल प्रिज्म है। प्रिज्म के अंदर क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर शामिल है। तो अभी आज की क्लास का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम प्रिज्म्स पे तफसीलन बात करेंगे, जिसमें प्रिज्म जिसको प्रिज्म ही कहा जाएगा, जिसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। फिर कुछ ऐसे प्रिज्म जिनके नाम हैं, जिन नामों से हम वाकिफ हैं, जिनमें नाम है क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। So let's not talk about cuboid, cube, cylinder. Let's talk about prism first. सर ये प्रिज्म क्या है? ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, इसको अभी नजर ना ही पड़े तो बेहतर है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। पहले हम तफसील से ना प्रिज्म्स की बात कर लेते हैं, जनरली प्रिज्म्स की बात कर लेते हैं। व्हाट इज अ प्रिज्म? करंटली वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट कैटेगरी, प्रिज्म। तो प्रिज्म है क्या? व्हाट इज अ प्रिज्म? A prism is a 3D figure, the figure with same top and same bottom joined by parallel lines. A figure, a prism is a 3D figure with same top and same bottom joined by parallel lines. अच्छा, टॉप बॉटम जरूरी नहीं है कि टॉप और बॉटम पे हो, दोनों साइड्स वो भी सेम हो सकती हैं। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिमेन्स सेम। और फिर एक बात, व्हेन वी स्लाइस, बल्कि ये मैं ऊपर ही लिख देता हूं, व्हेन वी स्लाइस आउट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर, या कहीं से भी स्लाइस आउट करते हैं, व्हेन वी स्लाइस आउट द ऑब्जेक्ट
द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिमेन सेम। क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कहते हैं या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। अ प्रिज्म इज अ फिगर विथ सेम टॉप एंड सेम बॉटम, या टॉप बॉटम की जगह दोनों साइड सेम होती हैं, जो लेफ्ट पे होता है वही राइट पे होता है, एंड दे आर जॉइंड बाय पैरेलल लाइंस। और प्रिज्म की पहचान ये है कि अगर मैं बीच से कहीं से भी उसको स्लाइस आउट करूं तो जो फ्रंट वाला चेहरा उसका नजर आ रहा था ना, वैसा ही चेहरा उसका नजर आएगा। मतलब सिंपल सी मिसाल है, अगर आपकी किताब है, बुक, जो क्यूबॉइड है, जो जर्नल है या रजिस्टर है या जो बुक होती है वो क्यूबॉइड शेप में होती है, तो अगर क्यूबॉइड का आपका किताब का फ्रंट है, आपको नजर आ रहा है क्यूबॉइड का एक फेस सामने नजर आ रहा है, और आप अगर किताब के हिस्से कर दें और काट दें किताब को बीच से, तो कटने के बाद भी जो सामने वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा होगा ना, वो बिल्कुल वही रेक्टेंगल होगा जो कटने से पहले आपको नजर आ रहा था। उसका साइज में, उसके साइज में कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। मतलब अगर किताब यूं पड़ी हुई है, जैसे ये बुक है, तो बुक का ये वाला हिस्सा, बुक का ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, बुक का ये वाला हिस्सा, आपने बुक को काटा, अब आप सामने वाला हिस्सा देखें कटने के बाद, तो अभी भी आपको वैसा ही नजर आएगा जैसा कि पहले नजर आ रहा था। इसका ये मतलब हुआ कि कहीं से भी बीच से उसको स्लाइस आउट किया जाए, कहीं से भी उसको काटा जाए, तो उसका चेहरा जो फ्रंट पे नजर आ रहा था अभी भी वैसा ही नजर आएगा। कोई सिंपल सी मिसाल है, सिलेंडर की बात करते हैं। सिलेंडर है, सिलेंडर का शेप सबने देखा है, नहीं देखा तो नीचे देख लेते हैं। ये सिलेंडर का शेप है, अभी मैं सिलेंडर पे बात नहीं करना चाह रहा, सिर्फ जनरल बात बता रहा हूँ। ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर को अगर मैं बीच से काट दूं तो टॉप पे सर्कल नजर आ रहा था, अगर मैं बीच से काट दूंगा तो क्या ऊपर सर्कल नजर नहीं आएगा? अरे भाई अभी भी सर्कल ही नजर आएगा। कहीं से भी काटूं, किसी लेवल से भी काटूं, मुझे सर्कल ही नजर आएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि प्रिज्म ऐसा शेप है जिसको अगर स्लाइस आउट किया जाए तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हमेशा सेम रहता है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हम किसको कहते हैं? वो जो उस फिगर में दो दफा है, टॉप पे या बॉटम पे जो चीज है वो, या जो साइड्स पर है वो, उसको हम कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया का कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर में क्लियर करते हैं इंशाल्लाह। तो पहले प्रिज्म की जनरल सी बात जो हमने समझनी थी वो क्या है कि ऐसा शेप जिसका टॉप और बॉटम सेम हो, विच आर जॉइंड बाय पैरेलल लाइंस, उसको हम कहते हैं प्रिज्म। और प्रिज्म की पहचान ये है कि कहीं बीच से भी काटा जाए तो जो चेहरा फ्रंट पे नजर आ रहा था वही नजर आएगा, तब्दीली कोई नहीं आएगी। तो इसके साथ अगर हम देखें प्रिज्म, ये जो मैंने बनाया है आपके सामने, ये कौन सा प्रिज्म है? जो प्रिज्म मैंने आपके सामने बनाया है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या है? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया नहीं है, 90 आप बना ले। दिस इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम बेस एरिया भी कहते हैं। अक्सर आप वॉल्यूम का फॉर्मूला देखेंगे, बेस एरिया इनटू हाइट, या कहीं कहीं आप ये लिखा हुआ देखेंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय हाइट। और कहीं आप देखेंगे वॉल्यूम इक्वल्स टू बेस एरिया इनटू हाइट। लेकिन यहां एक बेस एरिया के हवाले से बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है। बेस एरिया मिसकॉन्सेप्शन, मैं लिख रहा हूं यहां पर, मिसकॉन्सेप्शन रिगार्डिंग बेस एरिया। ये बातें मैं इसलिए बताता हूं कि आप उन स्टूडेंट्स में शुमार ना हो जाएं जिनको ये मिसकॉन्सेप्शंस होती हैं। तो मिसकॉन्सेप्शन रिगार्डिंग बेस एरिया है। कमाल की बात तो ये कि बताने के बावजूद भी बच्चे गलती करते हैं। एग्जाम का प्रेशर ऐसा होता है ना, बहरहाल हम बताएंगे और अच्छी तरह बताएंगे ताकि आप ये गलती ना करें, और फिर भी गलती करें तो भाई आपके नसीब है। तो आपसे बड़ा कोई क्या कहें,
छोड़ें। तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं होगा अगर आपने ऐसी हरकत की समझने और सुनने के बावजूद। तो मिसकॉन्सेप्शन रिगार्डिंग बेस एरिया पता है क्या है? द बेस ऑफ द सॉलिड ऑन विच द सॉलिड इज रेस्टिंग, ये समझ लें। बेस किसको कंसिडर किया जाता है? जिसपे सॉलिड बैठा हुआ है। ये मैं अपनी जबान में बता रहा हूं। बेस ऑफ द सॉलिड is considered base of the solid is considered to be the site on which the solid is resting. The base of the solid is considered to be the site या to be the surface होगा, बेसिकली पूरा साइड होती है, लेंथ तो नहीं है, सरफेस है। बेस ऑफ द सॉलिड इज कंसिडर्ड टू बी दैट सरफेस ऑन विच द सॉलिड इज रेस्टिंग। जैसे अब अगर आपके सामने मैं कहूं कि इस सवाल में एक मिसकॉन्सेप्शन क्या होती है जो मैंने प्रिज्म बनाया हुआ है, तो यहाँ इस सवाल की मिसकॉन्सेप्शन लिख रहा हूं। इस सवाल की मिसकॉन्सेप्शन होती कि हम रेक्टेंगल को बेस एरिया समझ लेते। रेक्टेंगल इज द बेस एरिया। ये बहुत कॉमनली एग्जांपल आता है, इसलिए मैंने इसको सवाल के एग्जांपल का पार्ट भी बनाया। इसी के इर्द गिर्द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग डिस्कस हो रही है कि मिसकॉन्सेप्शन ये है कि बेस एरिया उस सरफेस का एरिया समझा जाता है जिस सरफेस पे वो सॉलिड रेस्ट कर रहा है, जिस पे बैठा हुआ है। जैसे अगर यहाँ देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि जो रेक्टेंगल है इसके आसरे पे वो सॉलिड पड़ा हुआ है। ये एग्जैक्ट चीज जो है मैंने बेस पे रखी हुई है। अगर ये सॉलिड मैंने बेस पे रखा हुआ है, जमीन पे रखा हुआ है, तो ग्राउंड से जो कांटेक्ट में है, द बेस ऑफ द सॉलिड इज कंसीडर्ड टू बी द सरफेस ऑन विच इज द सॉलिड इज रेस्टिंग, या मैं लिख रहा हूं which is in contact with the ground, which is in contact with the ground। मिसकॉन्सेप्शन क्या है कि वो फेस, वो सरफेस जिसपे सॉलिड रेस्ट कर रहा है, या वो सॉलिड, वो सरफेस जो जमीन से कांटेक्ट में है, उसको बेस एरिया समझा जाता है। तो यहां ये बात क्लियर कर लें बच्चों, ऐसा नहीं है, ऐसा हो भी सकता है, जरूरी नहीं है। जिस सरफेस, तो सरफेस ग्राउंड से कांटेक्ट में है, अगर वो बॉटम पे है और टॉप पे बिल्कुल वैसा ही एरिया नजर आ रहा है, तो वही सरफेस जो ग्राउंड से कांटेक्ट में है वो हमारा बेस एरिया भी बन जाएगा। लेकिन दिस इज नॉट ऑलवेज द केस। मिसकॉन्सेप्शन क्या है कि हम ये समझ बैठते हैं कि जो सरफेस ग्राउंड से कांटेक्ट में है वो हमारा बेस एरिया है। दिस इज टोटली रॉन्ग। वो सरफेस जो जमीन से कांटेक्ट में है उसको बेस एरिया समझना बहुत बड़ी हिमाकत है। तो सर एक दफा फिर बता दें ये बेस एरिया क्या होता है। ये बेस एरिया या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उस एरिया को कहते हैं जो उस पर्टिकुलर 3D सॉलिड में दो दफा हो, एक राइट हो और एक लेफ्ट हो, या एक टॉप हो एक बॉटम हो, या दूसरी किसी साइड पे हो, और वो ज्वाइन हो रहा हो थ्रू पैरेलल लाइंस। उन दोनों फेसेस जो सेम नजर आ रहे हैं उनके दरमियान पैरेलल लाइंस बनी हुई नजर आ रही हो, और वो जो पैरेलल लाइंस होंगी ना उसको कहेंगे हाइट, हाइट ऑफ द प्रिज्म। वो जो पैरेलल लाइंस होंगी, यहाँ पर लिखा है ना, जॉइंड बाय पैरेलल लाइंस, तो ये जो पैरेलल लाइंस हैं इसको हम कहेंगे हाइट ऑफ द प्रिज्म। ये मैं बहुत डिटेल में इसीलिए जा रहा हूं कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाए। भाई नॉर्मली मैं बताऊं, साफ बात है, सिर्फ फॉर्मूला बताया जाता है, थोड़ा बहुत बताया जाता है, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट दूं, हर वो गलती जो वो कर सकते हैं उससे वो बच सके। तो इंशाल्लाह कोशिश अल्लाह इसमें कामयाब करें और आप सबको कॉन्सेप्ट बैठ जाए और आप वो एरर्स ना करें जो एक नॉर्मल स्टूडेंट जाके करता है। तो भाई मिसकॉन्सेप्शन हमने क्लियर कर दी। बेस एरिया वो है या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो है जो दो दफा है कि अगर कहीं से काटा जाए तो वही फेस नजर आए। आप सोचे ना, रेक्टेंगल को अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया मानते हैं तो आप कहीं से डायग्राम को स्लाइस आउट करें तो क्या आपको रेक्टेंगल ही नजर आएगा? ये रेक्टेंगल डायग्राम में दो दफा है नहीं, बॉटम पे है, टॉप पे नजर ही नहीं आ रहा। लिहाजा ये रेक्टेंगल जो ग्राउंड से कॉन्टेक्ट में है, दिस इज नॉट द बेस एरिया। मिसकॉन्सेप्शन ये कि रेक्टेंगल इज द बेस एरिया, जबकि ऐसा नहीं है। दिस इज टोटली रॉन्ग। रेक्टेंगल इज नॉट द बेस एरिया, याद रखें ये बात। अच्छा, मैं इस सवाल में कुछ डायमेंशंस ऐड कर रहा हूं।
ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये है 10 सेंटीमीटर। आपको ये सारी डायमेंशंस दी हुई हैं और आपसे कहा जाता है कि आप वॉल्यूम निकालें। वॉल्यूम निकालें तो भाई वॉल्यूम कैसे निकलेगा? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला प्रिज्म का दिमाग में बिठा लें। ये आएगा नहीं, ये दिया हुआ नहीं होगा, आपको याद करना है। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इनटू हाइट, या फिर यूं कह लें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। बेस एरिया या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों टर्मिनोलॉजीज किताबों में इस्तेमाल होती हैं, जो आपको बेहतर लगे आप जहन में बिठाएं। हम बेस एरिया इनटू हाइट ही कहेंगे बार बार, लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूं कि बेस एरिया वो सरफेस नहीं होता जो ग्राउंड से कांटेक्ट में है, बल्कि ये वो वाला होता है जो 2 दफा होता है डायग्राम में, और जो जॉइंट बाय पैरेलल लाइंस हो रहा होता है। और जो पैरेलल लाइंस हैं, जो कई सारी लाइंस होती हैं, वो तमाम की तमाम हाइट ऑफ द प्रिज्म होती हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। इस पर्टिकुलर डायग्राम में हमारा जो बेस एरिया है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस सवाल में जो बेस एरिया है जो डायग्राम में मैंने बनाया है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, लिहाजा राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है 4, हाइट कितनी है 3, ये बेस एरिया आ गया। और ये जो पैरेलल लाइन नजर आ रही है देखें, फ्रंट पे राइट पे ट्राइंगल, लेफ्ट पे ट्राइंगल या टॉप बॉटम ट्राइंगल है, और दे आर जॉइंड बाय पैरेलल लाइन। ऊपर 10 है तो ये नीचे भी 10 है, ये भी 10 है। ये दोनों फेसेस को कनेक्टिंग वाली जितनी लाइंस हैं, ये जो 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स के कनेक्शन में इन दोनों को कनेक्ट करने वाली जितनी लाइंस हैं, ये तमाम आपस में पैरेलल हैं। इन तमाम की लेंथ बराबर है और ये तमाम लाइंस ही हाइट ऑफ द प्रिज्म कहलाएंगी। लिहाजा यहाँ पर अगर ये जो मैंने बेस एरिया में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ली है ना, ये ट्राइंगल की हाइट है विच इज 3। लेकिन अगर मैं प्रिज्म के वॉल्यूम के फॉर्मूला की बात करूं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बेस एरिया इंटू हाइट है, और ये वाली हाइट जो है इस सवाल में 10 है। तो बेस एरिया ब्रैकेट में रखा मैंने ताकि आपको जहन में बैठे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल है, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्राइंगल मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द प्रिज्म विच इज 10। यहाँ से हमारा एरिया आ जाएगा 2 3 6, 6 10 60, और वॉल्यूम का यूनिट होता है सेंटीमीटर या मीटर क्यूब। इस केस में तमाम डायमेंशन सेंटीमीटर में है, तो 60 सेंटीमीटर क्यूब। सही है जनाब, वॉल्यूम की बात हो गई। सब कुछ चैट बॉक्स में आया था। नहीं, बेस एरिया 2 बार नहीं लेंगे, बेस एरिया एक ही बार लेते हैं। बेस एरिया तो वो फिगर होता है जो 2 दफा होता है, ये तो सिर्फ समझने के लिए कि प्रिज्म की पहचान है, लेकिन बेस एरिया लिया एक ही दफा जाता है। तो बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अच्छा, अब आते हैं सरफेस एरिया पे, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नॉर्मली बच्चे जो फंसते हैं ना वो सरफेस एरिया में फंसते हैं। वॉल्यूम का तो जो फॉर्मूला जहन में बैठा होता है उससे काम हो जाता है, तो सरफेस एरिया में फंसते हैं। सर ये सरफेस एरिया का आपने बड़ा जबरदस्त सा फॉर्मूला लिखा है, बड़ा सा, क्या ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें याद करना होगा? बेटा अगर सरफेस एरिया के फॉर्मूला, सरफेस एरिया फॉर्मूला से निकालते हैं तो याद करना पड़ेगा, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि फॉर्मूला से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग का जो चीज है ना वो है कॉन्सेप्ट। तो अब जरा कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एरिया की बात करते हैं। सरफेस एरिया कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से निकाला जाए तो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि फॉर्मूला से निकाला जाए। अब देखें मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एरिया। इस सरफेस एरिया है क्या? तो पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट था, याद है, तमाम एक्सटर्नल बाउंड्रीज का सम। तो अब यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एरिया सुने, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल सरफेसेस, तमाम सरफेसेस जिसको हम टच कर सकते हैं, जो एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं, तमाम सरफेसेस किसी 3D सॉलिड का अगर सरफेस एरिया निकालना हो तो किसी भी 3D सॉलिड का सरफेस एरिया निकालने के लिए तमाम सरफेसेस जो एक्सटर्नल हैं, जिसको टच किया जा सकता है, जिसे फील किया जा सकता है, उन तमाम सरफेसेस का जो सम है उसे कहते हैं सरफेस एरिया। पेरीमीटर में क्या कहता था? सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज, सम ऑफ ऑल लाइंस व्हिच आर एक्सटर्नल, सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल बाउंड्रीज। यहां मैं कह रहा हूं सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल सरफेसेस, और एक्सटर्नल सरफेसेस वो होते हैं which can be felt, which can be touched from outside, which can be felt
या टच्ड फ्रॉम आउटसाइड। ये जो आसान भाषा है उसमें मैं लिख भी रहा हूं ताकि आपके जहन में रहे। तो सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि तमाम सरफेसेस जो एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं, तमाम जो एक्सटर्नल हैं जिन्हें टच किया जा सकता है, जो फील किए जा सकते हैं, उन तमाम का एरिया ऐड कर दो तो सरफेस एरिया आ जाएगा। काफी सारे फेसेस हैं जो एक्सटर्नल हैं, उन तमाम के एरिया वन बाय वन करो, निकालो और ऐड कर दो तो सरफेस एरिया आ जाएगा। अब मिसाल है, ये रूम है, ये रूम एक क्यूबॉइड होता है। अभी मैं क्यूबॉइड पे आऊंगा तो दोबारा इसकी मिसाल दूंगा। ये रूम एक क्यूबॉइड होता है। अब मैं कहूंगी इस क्यूबॉइड में कितने सरफेसेस है भाई, तो आप बोलेंगे सिर्फ सामने वाली दीवार है, ये भी सरफेस है, राइट लेफ्ट बैक टॉप छत बॉटम, 6 सरफेसेस हो गए क्यूबॉइड के। इसी तरह आपकी बुक है, आपकी बुक है, जो बुक है उसके कितने सर्फेसेस हैं आप देखें, एक फ्रंट है, एक बैक है, एक टॉप है, एक बॉटम है, एक राइट है, एक लेफ्ट है, 6 सर्फेसेस आपको महसूस होंगे। तो ये 6 के 6 सर्फेसेस हैं और 6 के 6 सर्फेसेस का अगर एरिया निकाल लिया जाए, ये 6 के 6 सर्फेसेस जो हैं ये 2 डायमेंशनल शेप होते हैं। मतलब अगर 6 सर्फेसेस हैं तो कोई रेक्टेंगल है, कोई ट्रायंगल है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो वो 2 डायमेंशनल शेप्स होते हैं जिनको मैं ऐड करता जाता हूं तो मेरे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। ये कॉन्सेप्ट है। तो अब मैं पता है इस सवाल में क्या करूंगा, इस सवाल, ये जो प्रिज्म है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मैं कॉन्सेप्चुअल तरीके से सरफेस एरिया पहले निकालूंगा और फिर मैं ये बताऊंगा कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ। इस फॉर्मूला से भी वही काम कैसे होता है जो काम कॉन्सेप्ट से होता है। तो यहां तक एक बात तो समझ आ रही है कि अगर किसी बच्चे को सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं, एग्जाम में वो बैठे बैठे कॉन्सेप्ट की बेसिस पर सरफेस एरिया बगैर फॉर्मूला के निकाल सकता है। हाँ, अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो भाई कॉन्सेप्ट अपनी जगह, वॉल्यूम इज द कैपेसिटी या स्पेस इनसाइड अ 3D फिगर। वॉल्यूम होता क्या है, व्हाट इज वॉल्यूम? अंदर का जो, अंदर की जो जगह है, खाली जगह, या अंदर की जो स्पेस है, या अगर अंदर पानी है तो उसका जो पानी का जो वॉल्यूम है, जो पानी का वॉल्यूम है उसको पानी के वॉल्यूम ही कहते हैं। तो अंदर की जो जगह होती है, नॉर्मली एक खाली जो अंदर का हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं, जो स्पेस इनसाइड है उसको हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ दैट स्पेस इनसाइड द फिगर। तो वॉल्यूम अंदर की चीज होती है, जो अंदर की खाली जगह होती है, जो उसमें कैपेसिटी होती है। बेसिकली द कैपेसिटी ऑफ, एक डब्बा आपने बनाया, उसमें आपने सामान शिफ्ट करना है, अपने घर शिफ्ट करना है, तो आपने सामान एक डब्बे में भरा, तो उस डब्बे की कैपेसिटी कितनी है, जितना ज्यादा उसका वॉल्यूम होगा उतनी कैपेसिटी होगी। तो कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम ऑफ दैट बॉक्स। तो अब सवाल पैदा होता है यहां मैं कॉन्सेप्चुअल तरीके से सरफेस एरिया कैसे निकालूं। तो पहले एक सवाल जिसका जवाब आप चैट बॉक्स में देंगे कि बेटा ये जो मैंने प्रिज्म बनाया हुआ है ये सॉलिड प्रिज्म है। सॉलिड प्रिज्म वो होता है जो ओपन नहीं होता। बाज़ औक़ात ओपन का लफ्ज एग्जाम में लिखा होता है ओपन एट वन एंड, ओपन वाले की बात इंशाल्लाह हम करेंगे। अभी आप समझिए, मैं आपसे कह रहा हूं ये जो प्रिज्म है ये सॉलिड प्रिज्म है। सॉलिड प्रिज्म में, सॉलिड प्रिज्म में क्लोज प्रिज्म होता है जो चारों तरफ से पैक होता है, तमाम सर्फेसेस उसमें इंक्लूड करना जरूरी है। समझें ये सॉलिड प्रिज्म है। अब मैं आपसे कहता हूं मुझे बताएं इस सॉलिड प्रिज्म में कितने सर्फेसेस हैं। इस सॉलिड प्रिज्म में कितने सर्फेसेस हैं? जिन सर्फेसेस को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास टोटल सर्फेस एरिया आएगा। ये जो, वेरी गुड उसैद, जबरदस्त, ईशा वेरी गुड, रिदा जबरदस्त, सबके पार्टिसिपेशन आ रही हैं, सब ने सोच के जवाब दिया और बहुत जबरदस्त जवाब दिया कि सर इस डायग्राम में जो प्रिज्म आपको नजर आ रहा है इसमें 5 सरफेसेस हैं। वेरी गुड जॉब, वेल डन। देयर आर 5 सरफेसेस इन टोटल। जो डायग्राम हमारे पास है, डायग्राम ऑन द लेफ्ट, इसमें कितने सरफेसेस है भाई? 5 सरफेसेस हैं। अच्छा, इन 5 सरफेसेस में आप देखें तो 2 ट्राइंगल्स हैं और 3 रेक्टेंगल्स हैं। इन 5 सरफेसेस में 2 ट्राइंगल्स हैं और 3 रेक्टेंगल्स हैं, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। 2 ट्राइंगल्स, 3 रेक्टेंगल्स। तो मैं पांचों सरफेसेस का एरिया निकाल के ऐड कर दूं
तो मेरे पास टोटल सरफेस एरिया आ गया। तो आइए निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब देखें आप, अच्छा ये 5 सरफेसेस निकालने का ना एक और तरीका मैं बताता हूं। प्रिज्म के केस में, इन केस ऑफ अ प्रिज्म, बेस एरिया की जितनी साइड्स होती हैं उससे 2 ज्यादा टोटल सरफेसेस होते हैं अगर सॉलिड है तो। जैसे अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की कितनी साइड्स हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक ट्राइंगल है ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स। जब ट्राइंगल की बेस एरिया की 3 साइड्स हैं तो टोटल सरफेसेस कितने होंगे, टोटल सरफेसेस कितने होंगे, 3 + 2 = 5। ऐसे ही ध्यान में बैठाने के लिए रट्टा तो मैं नहीं लगवाता, कॉन्सेप्ट आपके साथ चलना चाहिए, इसलिए मैंने पहले कॉन्सेप्चुअली पूछा, लेकिन जहन में एक पॉइंट अगर होता है तो गलती से बच सकते हैं। तो वो पॉइंट क्या है कि इन केस ऑफ अ प्रिज्म, बेस एरिया या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जितनी साइड्स होती हैं उससे 2 ज्यादा सरफेसेस होते हैं। तो ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, लिहाजा टोटल सरफेसेस सॉलिड के होंगे 5। तो इसलिए 5 सरफेस का एरिया हम ऐड कर लेंगे। अच्छा अब जरा सरफेस एरिया निकाल रहा हूं मैं, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा मुझे पता है पहला सरफेस ट्राइंगल है, दूसरा सरफेस भी ट्राइंगल है, तो प्रिज्म में 2 सरफेसेस तो सेम होते हैं, तो मैं कह रहा हूं 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। पहले एक काम करता हूं, सारे रेक्टेंगल्स का एरिया निकालता हूं। पता है जो पीछे वाला रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या होगा, 10 × 3। देखिए 10/3 रेक्टेंगल है, आप देख सकते हैं जो पीछे वाला रेक्टेंगल है उसकी एक डायमेंशन 10 एक 3 है, 10/3। तो मैं लिख रहा हूं ट्राइंगल नंबर 1 इज 3/10, मैं 3/10 लिखता हूं, चलो 3/10 प्लस रेक्टेंगल है, ट्राइंगल नहीं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल नंबर 1 10 3/10, ये पहला वाला हो गया, रेड से ठीक करता हूं, पहला वाला हो गया। दूसरा वाला कौन सा वाला है भाई, हाँ ये फ्रंट पे जो नजर आ रहा है 10। अच्छा ये तो साइड पता ही नहीं है, हाइपोटेनस, राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेनस तो मुझे पता ही नहीं है, तो मैं निकाल लेता हूं, h² = 3² + 4²। राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेनस आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, तो मैं लिख देता हूं दिस इज 5 सेंटीमीटर। अब ये जो 10/5 वाला रेक्टेंगल है इसको मैं ऐड कर रहा हूं, 5 × 10, ये दूसरा रेक्टेंगल हो गया। फिर तीसरा रेक्टेंगल कौन सा वाला है, बेस, देखें आप बेस एरिया नहीं है ये वो है जो सरफेस ग्राउंड से कांटेक्ट में है, और यही मिसकॉन्सेप्शन है कि इसको हम बेस एरिया समझ बैठते हैं, लेकिन ये बेस एरिया इस डायग्राम का, प्रिज्म का बेस एरिया ये नहीं है। दिस इज अ फिगर, दिस इज सिंपली अ बेस एरिया नहीं है ये, एक साइड है, एक सरफेस है जो एक रेक्टेंगल है जो 4/10 है, तो मैं लिख रहा हूं 4/10। अच्छा इसके अलावा जब मैंने 3 रेक्टेंगल्स ऐड कर लिया, मेरे पास 2 ट्राइंगल्स बचे, तो मैं कह रहा हूं +2 टाइम्स ट्राइंगल, और ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू बेस विच इज 4 × 3। ये जो 4 है ये ट्राइंगल का बेस है। तो अब अगर मैं ऐड कर लूं इन सबको तो मेरे पास आ जाएगा प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया 30 + 50 + 40 + 12। टोटल सरफेस एरिया इन दिस एग्जाम्पल इज 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया का जो यूनिट होता है दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया आ गया 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है जी। अच्छा अब ये कॉन्सेप्चुअल तरीके से मैंने सरफेस एरिया निकालना सिखा दिया, जिससे ये पता चलता है कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद ना भी हो तो हम काम कर सकते हैं। तब कुछ बच्चों की राय होती है सर कॉन्सेप्चुअल तरीका सीख लिया छोड़े ना फॉर्मूला, कुछ कहते हैं नहीं सर फॉर्मूला सिखा दें। तो भाई हम तो नॉलेज देने आए हैं, सब कुछ सिखा के जाएंगे, तो आप सीखेंगे सब कुछ, फॉलो वो करेंगे जो आपका दिल चाहेगा, जिसमें आपको मजा आएगा वो आप फॉलो करेंगे। लेकिन एक बात बताऊं, ये फॉर्मूला जो सरफेस एरिया के नहीं कहीं कहीं फेल हो जाता है। कहाँ फेल हो जाता है, ये वहां फेल हो जाता है जहां कोई एक सरफेस मौजूद ना हो, ओपन प्रिज्म हो, ओपन एट वन एंड, तो फिर कॉन्सेप्चुअली सोचना पड़ता है कि कोई एक सरफेस हम नहीं लेते।
तो इसलिए कॉन्सेप्चुअल तरीका इज ऑलवेज प्रेफर्ड। बहरहाल इस सॉलिड प्रिज्म का फॉर्मूला वाला तरीका आपके सामने रखता हूं। फॉर्मूला कहते हैं पेरीमीटर ऑफ बेस निकाल लो। ये जो बेस एरिया है ना, अच्छा फिर वही बात, ये जो बेस है, ये बेस वो नहीं है जो कांटेक्ट विद द ग्राउंड है, सरफेस इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड वाला नहीं है, ये बेस एरिया की बात हो रही है। पेरीमीटर ऑफ बेस, ये जो बेस एरिया है, या पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन जो है, पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो पेरीमीटर ऑफ बेस कह लो या पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन कह लो। तो पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इस केस में क्या है? तो आप बोलेंगे सर पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन है 3 + 4 + 5। बेस एरिया एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड्स हैं, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? 2 डायमेंशन में बात करते हैं ना पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल वुड बी सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, 3 + 4 + 5। देन 3 + 4 + 5 पेरीमीटर ऑफ बेस को किससे मल्टीप्लाई करना है? हाइट से। और ये किसकी हाइट है? हाइट ऑफ द प्रिज्म। ये जो हाइट है, ये प्रिज्म की हाइट की बात हो रही है कि भाई आप पेरीमीटर ऑफ बेस को प्रिज्म की हाइट से मल्टीप्लाई कर दें। तो प्रिज्म की हाइट इस केस में क्या है? 10 है, तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 2 टाइम्स बेस एरिया, तो बेस एरिया मेरे पास ट्राइंगल है जिसका फॉर्मूला है 1/2 × 4 × 3। अब जरा कंपेयर करें हमारा कॉन्सेप्चुअल तरीका और ये तरीका। कॉन्सेप्चुअल तरीके में 2 × 1/2 × 4 × 3 हमने किया था 2 टाइम्स बेस एरिया, यहाँ भी मौजूद है फॉर्मूला में, ये चीज समझ आ गई होगी यकीनन। ये जो चीज है ये क्या है? हमने ये जो चीज है ये क्या दे रही है? ये जो 2 टाइम्स बेस एरिया ये हमें क्या दे रहा है? ये 2 ट्राइंगल्स का एरिया दे रहा है। और ये जो 3 + 4 + 5 × 10 है, ये क्या कर रहा है? ये डायरेक्ट मुझे 3 रेक्टेंगल्स का एरिया दे रहा है। 3 + 4 + 5, जब मैं बेस का पेरीमीटर निकाल के 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या हो रहा है? तीनों रेक्टेंगल्स का कंबाइंड एरिया एक साथ आ रहा है। अब देखें, सोचें, मैं इसको खोल रहा हूं, अगर मैं यहाँ पर इन तीनों में 3 × 10, 5 × 10, 4 × 10 में कॉमन ले लूं, 10 को कॉमन ले लूं, तो ब्रैकेट में बचेगा 3 + 5 + 4, विच वुड मीन द सेम थिंग। अगर मैं इन तीनों में 10 देखे, 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, 10 तो आपको तीनों जगह नजर आ रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो अगर 10 कॉमन ले लिया जाए तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, विच इज बेसिकली द पेरीमीटर ऑफ बेस। तो कॉन्सेप्ट फॉर्मूला का क्या है कि अगर पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट करूंगा ना, तो ये जो तमाम सर्फेसेस, जो तमाम रेक्टेंगुलर सर्फेसेस मौजूद होते हैं प्रिज्म में, वो एक साथ आ जाते हैं। सिर्फ वो सर्फेसेस बचते हैं जो बेस एरिया है, जो प्रिज्म का बेस है ना, जो प्रिज्म का बेस एरिया है या जो प्रिज्म का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, सिर्फ वो बच जाता है बस। बाकी सारे रेक्टेंगल्स के, सारे सर्फेसेस के एरिया एक साथ आ जाते हैं, और वो सारे सर्फेसेस रेक्टेंगल ही होते हैं। तो तमाम रेक्टेंगल का एरिया पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट से आ जाता है, और 2 टाइम्स जब बेस एरिया करते हैं तो जो बचे हुए होते हैं वो भी हम इंक्लूड कर देते हैं, तो कुल मिला के पांचों सर्फेसेस का इस तरह आ जाता है। तो याद रहे, ये पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट से निकला है कि तमाम बेस की तमाम साइड्स को अगर आप ऐड कर दें और हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो एक साथ तमाम रेक्टेंगल्स का एरिया आ जाएगा। इसका मतलब बेस में जितनी साइड्स होंगी उतने रेक्टेंगल्स बनेंगे, तो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट से उतने सरफेसेस का एरिया आ जाएगा। फिर 2 टाइम्स बेस एरिया जो है वो ऐड कर देंगे, तो कॉन्सेप्ट वो भी क्लियर हो गया कि मैंने क्यों कहा था कि टोटल सरफेसेस हमेशा 2 ज्यादा होते हैं। प्रिज्म की बेस में जितनी साइड्स होती हैं उससे 2 ज्यादा सरफेसेस होते हैं, वो इसके लिए कहा था कि 2 बेस एरिया बच जाते हैं, बाकी सारे एक साथ आ जाते हैं। यार मैंने पूरी जान मार दी और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको हर बात बता सकूं जो मेरे जहन में है, ताकि आप किसी एरिया में लैक ना करें। क्या मेरा बताया हुआ कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला का कॉन्सेप्चुअल सर्फेस एरिया का मेथड और फॉर्मूला ऑफ सर्फेस एरिया सबको क्लियर है? प्लीज क्लियर का एविडेंस मुझे दे दें कि किसी का कोई डाउट, किसी का कोई सवाल तो नहीं है। और फिर उसके बाद कॉपी भी कर लें। क्लियर आप क्लियर माशाल्लाह से काफ़ी सारे आ चुके हैं, सबको अल्लाह के फजल से क्लियर है, दैट्स ग्रेट। तो क्लियर के बाद डन भी लिख दें, कॉपी करने के बाद कॉपी कर लें, फटाफट कॉपी कर लें और डन भी लिख दीजिएगा ताकि मुझे तसल्ली हो जाए सबने कॉपी कर लिया। फिर हम इंशाल्लाह थोड़ी सी और गुफ्तगू करेंगे प्रिज्म, क्योंकि हमने उठाया है तो प्रिज्म, बाकी प्रिज्म जल्दी जल्दी हो जाएंगे इंशाल्लाह। प्रिज्म का बुनियादी कॉन्सेप्ट डिस्कस करना ज़रूरी था, वो मैंने कर लिया।
तो बस इंशाल्लाह हम 10 मिनट में और बाकी प्रिज्म डिस्कस कर लेंगे। तो फटाफट कॉपी कर लें तो ताकि हम फिर जो है वो आगे बढ़ें। अच्छा बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह कॉपी भी हो गया बच्चों का, दैट्स ग्रेट। कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया प्रिज्म का। अच्छा, प्रिज्म में कोई भी प्रिज्म जिसका कोई पर्टिकुलर नाम ना हो उसको हम प्रिज्म ही कहते हैं, लेकिन 3 प्रिज्म्स ऐसे हैं जिनको हम नामों से जानते हैं। जैसे जनरली हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, लेकिन रेक्टेंगल को हम रेक्टेंगल के नाम से जानते हैं, स्क्वायर को स्क्वायर कहते हैं, काइट को काइट कहते हैं। इसी तरह प्रिज्म, वो 3 प्रिज्म जिनके नाम हम जानते हैं उनमें से एक का नाम है क्यूबॉइड, एक का नाम है क्यूब, एक का नाम है सिलेंडर। क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर भी प्रिज्म्स हैं, लिहाजा इनके भी फॉर्मूलाज हमें याद करने हैं। अच्छा, अब इनके फॉर्मूला कैसे निकलेंगे भाई? किसी भी प्रिज्म का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो बेस एरिया इनटू हाइट है, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट प्लस 2 टाइम्स बेस एरिया है। तो ये किसी भी प्रिज्म के लिए बात वैलिड है, लिहाजा बाकी सबके लिए भी वैलिड होगी। तो मैं सबसे पहले क्यूबॉइड की बात करता हूं। इफ आई टॉक अबाउट अ क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड एक प्रिज्म है, तो आप फौरन कहेंगे सर प्रिज्म है तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला होगा बेस एरिया इनटू हाइट। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि क्यूबॉइड में बेस एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्यूबॉइड के केस में क्या है? तो भाई प्रिज्म के, क्यूबॉइड तो एक ऐसा प्रिज्म है जो हर तरफ से प्रिज्म है। अगर मैं उसका बेस जो है जिस पे वो रेस्ट कर रहा है, जो इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड है, उसी को बेस एरिया मान लूं, तो वही चीज टॉप पर भी मिलेगी। राइट वाली चीज ले लो तो वही चीज लेफ्ट पे ही मिलेगी।
इस राइट वाले ये लो तो ये भी लेफ्ट में मिलेगा। इसका मतलब क्यूबॉइड तो वो प्रिज्म है जो हर तरफ से प्रिज्म है। तो बेस एरिया किसको मान रहे हैं हम? लेट सपोज ये जो सरफेस इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड है उसको बेस एरिया मान लेते हैं क्योंकि वही टॉप पे मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि बेस मल्टी बी इंटू एल, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ये बेस एरिया बन गया और हाइट हो गई एच। तो अल्टीमेटली वॉल्यूम का फॉर्मूला बन गया एल इंटू बी इंटू एच। तो ये मेरे ख्याल से हर बच्चा जानता है कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, हर बच्चा ये बात जानता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला है। लेकिन क्योंकि ये क्यूबॉइड प्रिज्म है तो इसलिए मैंने ये बात वजाहत के साथ बता दी कि भाई ये फॉर्मूला भी बेस एरिया इंटू हाइट की लॉजिक से ही निकला है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यूबॉइड के केस में अगर तो सॉलिड क्यूबॉइड है, कोई ओपन नहीं है, सारे सरफेसेस मौजूद हैं, तो क्यूबॉइड में कितने सरफेसेस होते हैं? मैंने रूम की मिसाल दी थी, एक रूम है, ये क्यूबॉइड रूम है, सामने दीवार है, पीछे दीवार है, तो राइट दीवार लेफ्ट दीवार और टॉप पे छत, जमीन पे नीचे जमीन, टॉप बॉटम, राइट लेफ्ट, ये वाला ये राइट लेफ्ट, कितने होगा 6। तो इसका मतलब क्यूबॉइड के 6 सरफेसेस होते हैं और ये 6 के 6 सरफेसेस क्या होते हैं? रेक्टेंगल्स होते हैं। तो कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि 6 के 6 रेक्टेंगल्स का एरिया ऐड कर दो। 6 के 6 सरफेसेस का जो एरिया है वो निकाल लो, 6 के 6 रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल के ऐड कर दो। तो भाई ये जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला बना है 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH, वो भी ऐसे ही बना है। देखिए आप सोचें, जब मैंने L इंटू बी किया तो मेरे पास बॉटम वाला सरफेस आ गया और जब उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास टॉप बॉटम दोनों आ गए 2LB। फिर जब मैंने, देखें यहां लिख रहा हूं मैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई किया, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 सरफेस आ गए। फिर ब्रेथ एंड हाइट को मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 सरफेस और आ गए। फिर लेंथ और हाइट को मल्टीप्लाई किया और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 सरफेस और आ गए। तो ये हो गया 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH। कुल मिला के अगर मैं 2 इसमें से कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट ओपन LB प्लस BH प्लस LH। तो ये फॉर्मूला कैसे बना? तमाम सरफेसेस सम हो गए। अच्छा, अब लेट सपोज मैं इसी में आपसे आपके सामने कहता हूं सरफेस एरिया ऑफ ओपन क्यूबॉइड। अच्छा, क्यूबॉइड के लिए ना एग्जामिनर अक्सर एक लफ्ज इस्तेमाल करता है, रेक्टेंगुलर टैंक। A rectangular tank contains water to a depth of इतने मीटर। तो ये रेक्टेंगुलर टैंक का जब लफ्ज आएगा ना तो आप समझ जाएंगे कि एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट अ क्यूबॉइड। जब एग्जामिनर रेक्टेंगुलर टैंक की बात करेगा तो ही वुड बी रेफरिंग टू अ क्यूबॉइड। A rectangular tank is basically a cuboid. अच्छा, अब अगर रेक्टेंगुलर टैंक है, ओपन फ्रॉम द टॉप है, तो अगर मैं लेंथ इंटू ब्रेथ ले रहा हूं L इंटू बी, जो बॉटम का एरिया दे रहा था, और टॉप में रेक्टेंगुलर टैंक में पानी डालने की जगह है, टॉप खाली पड़ा हुआ है, टॉप से पानी आ रहा है, तो L इंटू बी टॉप वाला तो है ही नहीं, तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए L इंटू बी लूंगा, लेकिन एक दफा लूंगा, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, बाकी 2 टाइम्स BH करूंगा, 2 टाइम्स LH करूंगा। 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH तो एक फॉर्मूला है ना जो याद कर लिया आपने। और किसका है ये? सॉलिड क्यूबॉइड का, वो जो क्लोज्ड है, इसमें तमाम सरफेसेस हैं। लेकिन अगर ओपन रेक्टेंगुलर टैंक हो या ओपन क्यूबॉइड लिखा हुआ हो, ओपन वाली बात ना एग्जामिनर सवाल में बताता है, ओपन एट वन एंड हो, तो वो जो वन एंड ओपन है ना, उसकी जो डायमेंशंस हैं उसको एक ही दफा मल्टीप्लाई करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद उसका एरिया निकालने के बाद 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि वो एक ही दफा होगा। आई रिपीट, जो ओपन एंड होगा जब उसका एरिया निकाला जाएगा तो वो एरिया टॉप पर भी होगा, बॉटम पे भी होगा। तो हम बॉटम वाला एरिया निकालने के बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करेंगे कि टॉप पे तो वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, टॉप तो खाली है, तो हम सब टच तो कर नहीं सकते। लिहाजा लेंथ इनटू ब्रेथ अगर मैं इस डायग्राम के हिसाब से देखूं तो बी और एल नीचे नजर आ रहा है, जो सरफेस इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड है उसकी डायमेंशंस बी और एल है।
तो L इंटू बी एक ही दफा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करेंगे कि ऊपर से जो है वो खुला हुआ है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन से सर्फेसिस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम LBH, क्यूबॉइड का सॉलिड क्यूबॉइड का सरफेस एरिया डिस्कस कर लिया, ओपन का भी डिस्कस कर लिया। कॉन्सेप्ट के मुताबिक ओपन का फॉर्मूला 5 इनटू एरिया ऑफ सरफेस। क्या मतलब? सवाल ये पैदा होता है कि 5 सरफेस का एरिया प्लस होता है, कुछ लिखा हुआ सही नहीं है, शायद सवाल को रिपीट करो। एक साथ नहीं आ सकता 5 इंटू एरिया ऑफ वन सरफेस, नहीं ऐसा नहीं कर सकते कि एक सरफेस एरिया निकाल के 5 से मल्टीप्लाई कर दे, नो। क्यूबॉइड में ऐसा नहीं होता, दो दो करके निकलते हैं, 6 सरफेसेस जो हैं दो दो करके निकलते हैं। L इंटू बी किया, एक सरफेस आया 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गए। B इंटू एच किया, एक आया तो 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गए। L इंटू एच किया, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 और आ गए। 2 2 2 6 इस तरह आते हैं, एक साथ नहीं आ सकते। एक निकाल के 5 से मल्टीप्लाई या 6 से मल्टीप्लाई ऐसा नहीं होता। अगर 5 सरफेसेस होंगे तो जो ओपन वाला होगा वो एक ही दफा लेंगे सरफेस, और बाकी दो दो के अलग अलग लेंगे। तो दो 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 करके निकलते हैं, लेकिन अगर हैं 5 सरफेसेस ओपन की वजह से तो एक अलग और बाकी दो दो अलग, तो इस तरह 5 सरफेसेस हो जाते हैं। तो ओपन के केस में 5 सरफेसेस होंगे और क्लोज के केस में 6 सरफेसेस होंगे। अच्छा, बात करते हैं क्यूब की। अ क्यूब इज अ, जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल, कैसे? रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड बराबर, स्क्वायर की तमाम साइड्स बराबर। स्क्वायर भी रेक्टेंगल है लेकिन उसकी सारी साइड्स बराबर है। क्यूब भी क्यूबॉइड है लेकिन उसकी तमाम डायमेंशन सेम है। तो अब मैं आपसे कहता हूं यार, लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम। ये जो आइस क्यूब्स होती है ना, फ्रिज में जमाते हैं, रेफ्रिजरेटर में हम आइस क्यूब्स फ्रीज करते हैं, तो ये जो आइस क्यूब्स होती हैं इसकी तमाम डायमेंशंस बराबर होती हैं, लेंथ भी, ब्रेथ भी, हाइट भी। तो हम कहते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय L, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम है ना। लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट, ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर वॉल्यूम का फॉर्मूला बन गया वॉल्यूम इक्वल टू L क्यूब। उसी फॉर्मूला से जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला उससे ही डिराइव हुआ। तो सरफेस एरिया कैसे निकला भाई? 2L इंटू एल प्लस 2, फिर L इंटू एल प्लस 2L इंटू एल, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम है ना। तो L इंटू बी की जगह भी L इंटू एल, बी इंटू एच की जगह भी L इंटू एल, और L इंटू एच की जगह भी L इंटू एल। तो 2L स्क्वायर प्लस 2L स्क्वायर प्लस 2L स्क्वायर। तो सर इतनी लंबी करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट कह दें 6L स्क्वायर। तो बेटा बस यही समझाने के लिए इतनी लंबी की है कि क्यूबॉइड में सरफेसेस दो दो करके निकलते हैं। क्यूब में क्योंकि एक ही सरफेस 6 दफा होता है अगर क्लोज्ड है तो। अगर क्लोज्ड है, ये जो फॉर्मूला है ना ये क्लोज के लिए है। अगर लेट सपोज एक क्यूबिकल टैंक है, क्यूब शेप का टैंक है, तो फिर ऐसे केस में सरफेस एरिया वुड बी 5L स्क्वायर। ओपन होगा ना अगर, तो फिर 5L स्क्वायर होगा, एक सरफेस निकाल के 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि छठा होगा ही नहीं ओपन होने की वजह से। लेकिन अगर सॉलिड क्यूब है या क्लोज है तो फिर एक सरफेस निकाला L इंटू एल करके 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डायरेक्ट 6 के 6 सरफेस का 7 आ जाएगा। तो क्यूब में क्योंकि तमाम डायमेंशन सेम है तो एक का निकाल के 6 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। क्यूबॉइड में दो दो के अलग अलग करके निकलते हैं। मुझे बताएं क्यूब क्यूबॉइड तक बात सबको क्लियर है? जबरदस्त। अच्छा, अब हम आते हैं सिलेंडर की तरफ। सिलेंडर भी एक प्रिज्म है, लेकिन ऐसा प्रिज्म जिसका बेस एक सर्कल है, बेस एरिया सर्कल है। हम कह रहे हैं सर्कल बेस्ड प्रिज्म, सर्कल बेस्ड प्रिज्म। सर्कल बेस्ड प्रिज्म को सिलेंडर कहा जाता है क्योंकि सिलेंडर का जो बेस एरिया होता है वो एक सर्कल होता है। तब यहाँ फिर देखें, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला, सॉरी प्रिज्म का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इंटू हाइट। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इंटू हाइट, क्योंकि सिलेंडर एक प्रिज्म है तो हर प्रिज्म का वॉल्यूम बेस एरिया इंटू हाइट होता है। लेकिन सिलेंडर का जो बेस है वो सर्कल है, और सर्कल का एरिया पढ़ के आ चुके पाई आर स्क्वायर, लिहाजा बेस एरिया इज पाई आर स्क्वायर। क्योंकि बेस एरिया इज अ सर्कल, द एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, देयरफॉर पाई आर स्क्वायर इनटू h। तो वॉल्यूम का एक फिक्स फॉर्मूला बन गया सिलेंडर का, व्हिच इज पाई आर स्क्वायर h।
तो कॉन्सेप्ट तो यही है कि वो एक प्रिज्म है, उसका फॉर्मूला बेस एरिया इनटू हाइट है, लेकिन क्योंकि इसका बेस एक सर्कल है लिहाजा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट, पाई आर स्क्वायर है जिसका वॉल्यूम का फॉर्मूला। अच्छा अब आ जाते हैं सिलेंडर पे। सवाल ये पैदा होता है कि अगर सिलेंडर क्लोज्ड सिलेंडर है तो उसके कितने सरफेसेस हैं, क्योंकि सरफेस एरिया का मतलब तमाम सरफेसेस का सम। तो अगर क्लोज्ड है तो कितने सरफेसेस हैं, तो हम कहेंगे 3 सरफेसेस हैं। अच्छा सर कौन से वाले 3 सरफेसेस हैं, लेकिन 2 तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही है, जो बेस एरिया है, टॉप पे भी सर्कल बॉटम में भी सर्कल। एक उसकी बॉडी, समझ लें एक सिलेंडर शेप वाटर बॉटल है, तो जो वाटर बॉटल होती है उसकी जो साइड की बॉडी होती है पूरी, जो कर्व्ड होती है, जो कर्व्ड होती है, जो पूरी साइड की बॉडी होती है जो कर्व्ड होती है, उस सरफेस को कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। अच्छा वो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई आर एच। आया कैसे ये, तो प्रिज्म में याद है, प्रिज्म का फॉर्मूला क्या है सरफेस एरिया का, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट प्लस 2 टाइम्स बेस एरिया, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट प्लस 2 टाइम्स बेस एरिया। तो मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर बेस का पेरीमीटर क्या है, बेस तो एक सर्कल है और सर्कल का पेरीमीटर नहीं, सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है, लिहाजा पेरीमीटर ऑफ बेस इस केस में क्या होगा, 2 पाई आर होगा भाई, 2 पाई आर। 2 टाइम्स बेस एरिया तो हमने देख लिया, 2 पाई आर स्क्वायर। आप देख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया, अभी मैं कर्व सर्फेस एरिया की बात कर रहा हूँ, वेट करें। कर्व सर्फेस एरिया में कह रहा हूँ जो साइड की बॉडी है वो कैसे आती है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट से आती है। तो पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस एरिया एक सर्कल है और सर्कल का पेरीमीटर यानी कि सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, तो मैं ये कर रहा हूँ 2 पाई आर इनटू हाइट, तो ये बन गया 2 पाई आर एच। तो ये जो 2 पाई आर एच आया ना, ये पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट वाले कॉन्सेप्ट से आया। तो याद रखें कर्व सरफेस एरिया एक सिलेंडर का 2 पाई आर एच होता है। कभी भूल जाएं तो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट वाली बात को रिकॉल करें। पेरीमीटर ऑफ बेस सर्कल का 2 पाई आर होता है, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, उसको हाइट से मल्टीप्लाई किया तो कर्व सरफेस एरिया आ गया 2 पाई आर एच प्लस 2 टाइम्स बेस एरिया। हर बेस एक सर्कल है, टॉप भी सर्कल बॉटम भी सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर जो सर्कल का एरिया होता है उसको 2 दफा मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ देख सकते हैं मैंने टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला रखा है कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप एंड बॉटम, और कर्व सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच प्लस, अगर क्लोज या सॉलिड सिलेंडर सवाल में लिखा है, सॉलिड सिलेंडर या क्लोज सिलेंडर, तो आप समझ जाएंगे टॉप भी है बॉटम भी है, दोनों सर्कल है, तो 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर ओपन सिलेंडर है टॉप नहीं है, तो भाई बेस एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करने का क्या मकसद है, खाली उसका बेस है पाई आर स्क्वायर, टॉप तो है ही नहीं, तो फिर कर्व सरफेस एरिया के साथ साथ सिर्फ पाई आर स्क्वायर ऐड होगा एक दफा बस। तो अगर ओपन सिलेंडर है तो 2 पाई आर एस प्लस पाई आर स्क्वायर, क्लोज या सॉलिड सिलेंडर है तो 2 पाई आर एस प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अगर एग्जामिनर कहेगा कर्व सरफेस एरिया निकालें, या बाज़ औक़ात कहते हैं वर्टिकल सरफेस का एरिया निकालें, कर्व सरफेस एरिया क्या कहता है, एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस। मुझे एक बात बताएं, एक सिलेंडर में वर्टिकल सरफेस क्या होता है, वर्टिकल इसको कहते हैं और हॉरिजॉन्टल इसको कहते हैं। तो वर्टिकल सरफेस कौन सा सरफेस है, जो वर्टिकल है, जो खड़ा सरफेस है, वर्टिकल सरफेस है, वो किसका है, वो कर्व सरफेस एरिया ही तो है, क्योंकि टॉप जो सर्कल है वो भी हॉरिजॉन्टल है, जो बॉटम है वो भी हॉरिजॉन्टल है। तो अगर कभी वर्टिकल सरफेस का एरिया निकालने का एग्जामिनर कहेगा तो आप समझ जाएंगे कि वर्टिकल सरफेस से मुराद भी कर्व सरफेस एरिया ही है, क्योंकि वो कर्व सरफेस एरिया ही वर्टिकल होता है, बाकी टॉप और बॉटम तो हॉरिजॉन्टल है। लिहाजा सिलेंडर के का कॉन्सेप्ट भी प्रिज्म से जोड़ा और उसके फॉर्मूलाज मैंने उसी कॉन्सेप्ट के जरिए आपके सामने डिफाइन किए। जिस तरह आपने, जिस तरह हमने कॉन्सेप्ट प्रिज्म का बनाया था, उसी तरह सिलेंडर का कॉन्सेप्ट भी हमने बनाया। तो अल्लाह के फजल से बहुत डेप्थ में हमने हर बात की और हर बात को मैंने गहराई से आपके सामने रखा ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाए। तो भाई यहाँ पर कुछ बच्चे कह रहे सर आप थके नहीं, आप 2 आवर से पढ़ा रहे सर। देखें अल्लाह का फजल मांगा था मैंने, इनिशियली अल्लाह से दुआ मांगी थी कि अल्लाह मेरा काम आसान कर दे। मेहनत बहुत है, काम अल्लाह आसान करने वाले, ताकत अल्लाह देते हैं, हिम्मत भी अल्लाह देते हैं। तो बच्चों को अच्छी तालीम देने के चक्कर में ना हिम्मत ताकत आ जाती है, तो ये अल्लाह का फजल भी है, अल्लाह का करम भी है, इंसान की ताकत नहीं है भाई। तो भाई मैंने अल्लाह के फजल से प्रिज्म वाली कैटेगरी को एंड कर दिया।
हर बात मैंने प्रिज्म के हवाले से आपके सामने रख दी, तमाम फॉर्मूलाज क्या सबको क्लियर हैं? क्लियर वाली बात भी लिख दें, कॉपी भी कर लें, डन एंड क्लियर लिख दें ताकि तसल्ली हो जाए कि आज की क्लास वसूल है। चलिए बेटा, अब जो है अगर किसी ने नहीं लिखा वो स्क्रीनशॉट ले ले, क्लास को हम ख़त्म करते हैं। अल्लाह के फजल व करम से हमने 3 डायमेंशनल की इफ्तिताह भी ले ली और एक मेजर पार्ट हमने 3 डायमेंशनल का कवर कर लिया। प्रिज्म, पहली कैटेगरी प्रिज्म थी, कंप्लीटली डिस्कस हो गई। पिरामिड वाली बात, स्फीयर वाली बात इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में रखकर सवाल भी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट लेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह, जितना भी अब तक पढ़ाया है उसको रिव्यू करेंगे, प्रॉपर तरीके से रिव्यू करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपकी जोश बरकरार रखे, आमीन। जज़ाकल्लाह इतनी दुआओं के लिए। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, अल्लाह सबको खुश रखे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।